Hello everyone, welcome once again in unit number 14 biomolecules. As we know that in the case of biomolecules, we are mainly focused on a different important molecules. For example, carbohydrate, proteins, enzymes, nucleic acid, likewise. So first part, carbohydrates, is over, but in our NCERT textbook, some in-text questions are given regarding to carbohydrate. So first we solve this unsolved question step by step. So in 14.1, the question asked in such a manner that glucose or sucrose both are soluble in water, but cyclohexane or benzene means simple 6-membered ring compounds are insoluble in water. बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लूकोज और सुक्रोज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में वो सॉल्युबल हो सकता है, बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन है वो भी 6-मेंबर्ड कंपाउंड होने के बावजूद भी वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं. तो उसका रीजन क्या है? तो हमें मालूम है कि ग्लूकोज कंटेन्स 5 and sucrose contains 8 OH. सो ग्लूकोज में 5 और सुक्रोज में 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर. वो पानी के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है. सो ड्यू to this extensive intermolecular hydrogen bonding, glucose and sucrose are soluble in water. आपको समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, जैसे हमने अल्कोहल में देखे थे, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो दे फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो विथ दिस एक्सटेंसिव इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर. बट वी नो, ये तो हमारा जो ग्लूकोज का पॉइंट है. दूसरा मैं यहाँ पे आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास है बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन. आर insoluble in water due to absence of hydroxyl groups in this compound. यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, तो वो बना ही नहीं पाएंगे. सो दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर. सो दे do not form hydrogen bonds with water. क्लियर? एक दूसरा भी यहाँ पे एक पहलू है जो हमने, आपको मालूम हो तो मैंने हाइड्रोकार्बन में या सॉल्युबिलिटी में भी पढ़ाया था, कि हमें मालूम है ना, एक मेरे पास फॉर्मूला है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक is the general rule of solubility.
सॉल्युबिलिटी का एक जनरल रूल क्या है कि आप नॉन पोलर है तो आप नॉन पोलर में सॉल्युबल हो सकते हैं, और आप पोलर है तो आप पोलर में सॉल्युबल हो सकते हैं। लेकिन पोलर नॉन पोलर और नॉन पोलर पोलर वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सो देयरफॉर बेंजीन एंड cyclohexane, benzene and cyclohexane, which are non-polar molecules, वो polar molecules नहीं है। so do not dissolve in polar water molecules, while जो ग्लूकोज है मेरे पास एंड सुक्रोज being polar molecules dissolve in polar water molecules। क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी आप अपना तरह से दे सकते हैं और ये भी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पानी के साथ ये एक्सप्लेनेशन है, वो प्राइमरी एक्सप्लेनेशन है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अभी क्या होगा कि कहीं कंपाउंड पोलर होने के बावजूद भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उसको पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ही वो वाटर में सॉल्युबल हो पाएगा। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है 14.1 में यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अभी जो मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो है 14.2। अभी 14.2 में हमने क्या यहाँ पे दिखाया हुआ है वो भी आप देखिए। 14.2 में हम चले जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। हमें मालूम है, बिल्कुल सिंपल, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। वंस अगेन, जो हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। फर्स्टली लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड्स। ठीक है, सो ऑन hydrolysis it gives two molecules of monosaccharide, right? जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है C12H22O11 when hydrolysis with the help of either H plus or some enzymes like lactase, right? So it's converted into C6H12O6 plus C6H12O6. So now our lactose is converted into D plus glucose and D plus galactose. सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है कि 14.2, राइट? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो है 14.3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको उस टाइम पे भी पढ़ाया था कि आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से पूछा गया था। वो इस तरह से था कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो डी ग्लूकोज का पेंटाएसीटेट है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होने की वजह हमें एक्सप्लेन करनी है। जैसे हमने वो जो पॉइंट्स यहाँ पे जो सब कुछ समझाया था, तो अब देखिए मैं आपको पूरी तरह से उसको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पहले आपको मालूम है कि मैं जैसे ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से है। CH डबल बॉन्ड हो, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां पे लगा देते हैं, 2 3 4 5 और 6 CH2OH। यहां पे H है,
OH है, OH है, H है, H, OH, H, OH। ये जो हम देख रहे हैं ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिखाया है। देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर है मेरा, जो एमिल फिशर का जो प्रोजेक्शन है। हमें मालूम है कि दिस O is more electronegative, so this pi bond is shifting toward to more electronegative. So at that time the lone pair of this oxygen which can be attracted to this partially positive carbon and they form a cycle, right? Now they form a cyclic structure. ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है वो कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है OH, H, ये आप दोनों तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। कई बुक में तो ये CHOH ही लिख देते हैं। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे क्या है HOH, OHH, HOH, यहाँ से साइकिल बनेगी और ये CH2OH है। फिर से हम दिखाते हैं H, OH, OH, H, H, OH, H। सो यहां से मैंने ऑक्सीजन के साथ वो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा सकता है। आपको समझ में आ गया? फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सेम वे यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, यह हम को अल्फा ग्लूकोज भी बोल सकते हैं और बीटा ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मुझे मिले हैं। अभी हम उसका एसिटिलेशन करेंगे। एसिटिलेशन के लिए हमें मालूम है कि एसिटिलेशन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है तो मुझे मालूम है यहाँ जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां से H निकल के COCH3 लॉक हो जाएगा। तो मुझे कुछ ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देंगे ना, CH है, O है, COCH3। ये जो दूसरा है देखिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। फिर से यहाँ पे H है, यहाँ पे OCOCH3 हो गया है। देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे O था, तो अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CH3COO। फिर से यहाँ पे H है तो मैं लिखूंगा यहाँ OCOCH3। फिर से यहाँ पे क्या है, H है, तो यहाँ तो हमें मालूम है कि वो यहाँ से जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया है, CH2O COCH3। फिर से अब नंबरिंग देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है अल्फा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जो भी होगा ना, जैसे वो मिक्सचर भी होता है ना, बीटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स में मैं हाइड्रोक्सिल एमाइन से साथ उसका रिएक्शंस करवाऊंगा, क्योंकि अभी ओपन में एल्डिहाइड ओपन है। तो ओपन होने की वजह से क्या होगा, यहां से पानी निकल जाएगा और मेरा जो रिएक्शंस है वो कुछ इस तरह से यहां पे दिखाई देगा। यहां पे क्या है, H, OH, फिर OH, H, सेम वे H, OH, यहाँ पे भी H, OH और CH2OH। अब देखिए, तो ये जो मुझे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिल रहा है वो है ग्लूकोज ऑक्साइन का स्ट्रक्चर मिल रहा है। लेकिन सेम प्रोसेस में यहाँ पर कराऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे NH2OH के साथ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ एल्डिहाइड ओपन था, यहाँ पे अभी एल्डिहाइड ओपन नहीं है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लॉक हो गया है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं NH2OH के, सो नो फ्री CHO, तो एग्जाम नहीं बनेगा, नो ऑक्साइन, सॉरी, तो ऑक्साइन बनने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो वंस अगेन हम यहाँ पे कुछ इस तरह से को एक्सप्लेन कर सकेंगे कि द साइक्लिक हेमीएसिटाल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये जो है ग्लूकोज का साइक्लोहेमीएसिटाल ग्रुप है। तो वहां पे इट कंटेन्स एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप at C1 now which gets hydrolyzed in aqueous solutions to produce the open, ये दोनों में हमें मालूम है म्यूटा रोटेशन हो पाएगा। So the open chain aldehyde form which then reacts with a NH2OH and this NH2OH to form a glucose oxime
corresponding oxime, and glucose contain an aldehyde group. But in contrast, when this glucose is reacted with the acetic anhydride, so the hydroxyl group at C1 position along with the other 4 hydroxyl groups C2, C3, C4 and C6 pentaacetate, but this pentaacetate does not having a free hydroxyl group at C1 positions, so which can't be hydrolyzed in aqueous solutions to produce the open chain aldehydic form. So hence glucose pentaacetate does not react with hydroxyl amine to form a glucose oxime or glucose pentaacetate oxime. So this proves that glucose pentaacetate does not contain the aldehyde group. तो हम इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, तो हमें देखना भी पड़ेगा कि कुछ इस तरह से यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है. तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने डाले हुए हैं. तो मैंने एक एक का आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिखाया है. अभी ये कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीशन करके अभी हम नेक्स्ट चले जाएंगे प्रोटीन्स में. ओके, so now we move to the proteins. We know that it's another class of biomolecules, and this class of biomolecules which is essential for living beings are proteins. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सिस्टम के लिए. ठीक है, तो हम यहां पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं. द चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर. हमें प्रोटीन्स कहां से मिल जाएगा? तो कि हमें मिल्क में से मिल सकता है, चीज है उसमें से भी मिल सकता है, जो पल्सिस होते हैं उसमें से भी हमें मिल सकता है, पीनट्स है तो उसमें से भी मिल सकता है, फिश, मीट एक्सेट्रा. ठीक है, ये मेरा जो मेजर रिसोर्सेस है वो हमें से यहां पे मिल सकता है. वी नो दैट दिस आर हाई मोलेक्युलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स. ये पॉलीमर्स है, इसका मोलेकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है. और ये किसका पॉलीमर है? तो कि वो अल्फा अमीनो एसिड का होता है. यानी इसका जो मोनोमर है वो अल्फा अमीनो एसिड से, तो अल्फा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ के, एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ के, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे बाद में, तो विच इज दे फॉर्म अ प्रोटीन्स. ओके, अभी कहीं बच्चे को ये द नेम प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, वो कहां से आया है? ठीक है, तो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है, उसका नाम है, ग्रीक वर्ड का नाम है प्रोटियोस. उसका मीनिंग ये होता है, प्रोटियोस मीनिंग प्राइम इंपॉर्टेंस. They are so named because proteins are the vital, क्योंकि इसका नाम इसलिए हुआ है क्योंकि vital chemical substances essential for the growth and maintenance ऑफ लाइफ. जो हमारा ग्रोथ है और उसका जो मेंटेन है, उसके लिए ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इसलिए भी उसका नाम यहाँ पे रखा गया है. यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट all the living cell of plants and animals.
जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है, उसके जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें सभी जगह पे ये पाया जा रहा है। हमें मालूम है द प्रोटोप्लाज्मा of plants or animal cell contains 10 to 20% of protein, right? अभी हम यहाँ पे दिखाएंगे इन ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिखाएंगे इन ह्यूमन बीइंग्स दे आर, जैसे हमेरे में क्या होता है, दे आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मसल्स, स्किन, hair, nails, arteries and connective tissues. So in nutshell, तो हम उसको पूरा जो इसका जो हम कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे. So in nutshell, each living cell is made up of thousands of different proteins. ये जो हम प्रोटीन अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी प्रोटीन पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया हुआ है, क्योंकि इतनी प्रोबेबिलिटीज है. आप हर साल देखेंगे जो उसको नोबेल प्राइज मिलता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में मिलता है, मेडिकल साइंस में मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि उसने ये प्रोटीन्स ढूंढा हुआ है, ये प्रोटीन्स यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स है और इतनी प्रोबेबिलिटीज होती है कहाँ से कौन सा मॉलिक्यूल्स. जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी न्यूज में कोरोना की जो बात चल रही है, तो जो कोरोना का जो यहाँ पे प्रोटीन्स है वो भी यहाँ पे ढूंढा गया है कि जो प्रोटीन्स है वो लंग के साथ क्या प्रोसेस कर रहा है. तो इसलिए ये फ्यूचर में भी इतना ही इनोवेटिव रहेगा. ठीक है. फिर मैं यहाँ पे एक और बात जिससे मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं इसको कुछ इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि केमिकली proteins are condensation polymers. ये पॉलीमर्स है, कंडेंसेशन से बन रहे हैं. एक्चुअली इसको हम पॉलीएमाइड्स भी बोलेंगे. इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर the alpha amino acids. तो वो अल्फा एमिनो एसिड से बने हुए हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर है. दूसरा थोड़ा इसमें और इंट्रोडक्शंस भी हम जोड़ना चाहेंगे कि all proteins contain the elements carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Some of these also contain phosphorus, iodine, means मैं यहाँ पे I ही लिखूंगा, and traces of metals like Fe, copper, zinc, manganese. ये जो है ये मेटल्स भी वो यहाँ पे रख रहे हैं, नॉन मेटल्स भी है, और ये तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट CHONS तो होता ही है. राइट. ऑल प्रोटीन्स ऑन, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये जो भी प्रोटीन्स होते हैं हम उसका जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे मैंने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया है, तो हाइड्रोलिसिस आइदर एसिडिक मीडिया और कोई इसका एंजाइम्स भी चलेगा. आपको मालूम है एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं, यानी प्रोटीन के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. तो
यहाँ पे ये जो है पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हम दिखाएंगे. सो फर्दर हाइड्रोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा अमीनो एसिड्स. तो वो कहाँ पे चला जाएगा? अल्फा एमिनो एसिड्स में चला जाएगा. तो अभी ये अल्फा एमिनो एसिड्स क्या है, कुछ किस तरह से हम दिखाएंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज मैंने सिर्फ प्रोटीन्स का जो है मैंने आपको ऐसे इंट्रोडक्शंस दिखाया हुआ है कि क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है. राइट, विदाउट प्रोटीन्स हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं. इवन के कार्बोहाइड्रेट का भी हाइड्रोलिसिस मुझे करना है, मुझे एनर्जी भी लेनी है, तो उसके लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी? प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी. अभी प्रोटीन्स क्या है, पेप्टाइड्स क्या है, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.